अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचकर किया दर्शन पूजन। वन विभाग नगर विकास की प्रदर्शनी का करेंगे अवलोकन। एमपी के बाद कानपुर में पेशाब कांड, कल्याणपुर में तैनात एलआईयू के बेटे की शर्मनाक करतूत। दबंगों ने एमसीए के छात्र को मारपीट कर पिलाई पेशाब। एएनएम की बड़ी लापरवाही, इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की हुई मौत। ब्यूटी पार्लर में चला रखा था प्रसव क्लिनिक। बरेली में 2 किलो अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। एसओ और एसओजी की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर पकड़ी करीब 2 करोड़ रुपए कीमत। अयोध्या में 40 से अधिक वीवीआईपी प्लेन उतारने की मांग। 8000 से अधिक आएंगे मेहमान। लगातार वीवीआईपी मेहमान प्लेन उतारने की मांग कर रहे हैं। 37 शहरों में बारिश और ओला की चेतावनी। 60 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ श्री गंगानगर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। नियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई है। कार सवार सभी 6 लोगों की दर्दनाक मौत। इस हादसे में बेहद दुखद घटना सामने आ रही है। एक ही परिवार के ये सदस्य बताए जा रहे हैं। 6 लोग चौटाला रोड पर गांव शेरगढ़ के समीप का ये मामला बताया जा रहा है। दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत। इस हादसे में एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं जो इस हादसे का शिकार हुए। चौटाला रोड पर गांव शेरगढ़ के समीप का ये मामला बताया जा रहा है और 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। श्री गंगानगर से अहम खबर। अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई और कार में ये 6 लोग सवार थे जो काल के गाल में समा गए, यानी कि इनकी इस घटनाक्रम में मौत हो गई है। एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। बेहद दुखद घटनाक्रम। अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकराई जिसकी वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। तो दर्दनाक ये हादसा सामने आ रहा है। आपको बता दें चौटाला रोड की ये घटना, शेरगढ़ के समीप की ये घटना बताई जा रही है जहां पर अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई और इस कार में सवार 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और एक ही परिवार की ये सदस्य बताए जा रहे हैं जो इस कार में सवार थे। श्री गंगानगर से अहम खबर, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 6 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत। तो कार अनियंत्रित हुई जिसके बाद पेड़ से टकराई और कार में सवार 6 लोगों की मौत हो गई। तो गांव शेरगढ़ के समीप की ये घटना सामने आ रही है। श्री गंगानगर में अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई जिसकी वजह से यह हादसा बताया जा रहा है और 6 लोगों की मौत हो गई। इसी खबर पर संवाददाता विनोद जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, क्या जानकारी? जी, ये श्री गंगानगर से जो कार थी, जो गंगानगर से अपने हिसार जा रही थी सिरसा, तो रास्ते में कार है जो अनियंत्रण होगी। अनियंत्रण होने के बाद पेड़ से टकरा गई जिसमें कार ड्राइवर सहित 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 लोग हैं जो एक ही परिवार के थे, जो श्री गंगानगर के रामदेव कॉलोनी निवासी थे। जो ड्राइवर था वो सुरतगढ़ तहसील क्षेत्र का था, जिसकी भी मौके पे ही मौत
गई। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रण होने के बाद पेड़ से टकराई। हादसा इतना भयानक था कि कार के फरकच्चे उड़ गए। बिल्कुल जी विनोद, अनियंत्रित होने की कोई खास वजह निकलकर सामने आई? जी घने कोहरे की वजह से ये जो हादसा है ये हुआ है। अभी तक इसका पूरा पुख्ता रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। पुलिस से भी हमने जी। जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भी अभी स्पष्ट नहीं किया है कि अनियंत्रित होने की आखिर वजह क्या रही। हम्म। ये जो कार सवार थे, ये अपने किसी मर्ग पे जा रहे थे, जहां उनकी कार है जो गंगानगर से निकलते ही हिसार जी। रोड पे सिरसा के पास उनकी कार है जो अनियंत्रण हो गई और पेड़ से टकरा गई, जहां उनमें 5 लोगों की, 3 महिला सहित 5 लोगों की मौत हो गई और ड्राइवर की उपचार के दौरान मौत हो गई। जी विनोद, साथ ही ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ निकल कर सामने आया? जी ये श्री गंगानगर के रामदेव कॉलोनी निवासी बताए जा रहे हैं, जिसमें एक जो ड्राइवर था वो सूरतगढ़ तहसील क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 3 महिलाएं भी इस शामिल हैं इस हादसे में और 5 लोग समेत ड्राइवर की मौत हो गई। 5 लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। तो घने कोहरे के चलते ये हादसा होना बताया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। सपा मुख्यालय में बड़ी बैठक बुलाई गई है और सभी पूर्व और वर्तमान पार्टी के विधायकों की ये बैठक, यानी कि पूर्व और वर्तमान विधायकों का इस बैठक में शामिल होना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बैठक बुलाई है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में लगातार विधायकों का पहुंचना शुरू हो चुका है और विधायक मनोज पांडे, विधायक अतुल प्रधान भी पहुंचे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई गई है और प्रत्याशियों के नामों पर भी अब मंथन किया जाएगा। तो जीत को लेकर रणनीति के लिहाज से ये बैठक बेहद अहम। सपा मुख्यालय के बाहर होर्डिंग्स भी लगाई गई। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले ये होर्डिंग्स, और होर्डिंग्स में प्रभु श्री राम के साथ अखिलेश यादव की भी फोटो शुमार की गई है। संदीप मिश्रा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, ये जो बैठक है बेहद अहम मानी जा रही है, यानी कि अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। वर्तमान और पूर्व जो विधायक हैं वो भी शामिल होंगे। तो क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव को इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही हैं और लगातार मंथन भी कर रही कि कहां पर अपना उम्मीदवार कैसे कहां उतारा जाए। यानी कि 80 लोकसभा की सीटें हैं और 80 सीटों को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से ये उम्मीदवारों को अपना उतारने के प्रयास में लगी हुई है। माना जा रहा है कि आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो उनके विधायक हैं और उनसे पहले जो पूर्व विधायक हैं उन सभी लोगों को बुलाया गया है। उन सभी लोगों को बुलाने का मकसद साफ है कि कैसे लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी की जाएगी, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कैसे अपने उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे, 2024 की क्या तैयारी होगी, क्या रणनीति होगी, कहां पर अपने प्रत्याशी उतारने होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण होती है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जब एक साथ आ रहा है, इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, घटक दलों की बात करें, तो लगभग जो है 29 ऐसे घटक दल हैं जो शामिल हैं। तो ऐसे में अब महत्वपूर्ण होता है कि कैसे सीटों का मंथन होगा, कैसे सीट कहां पर शेयरिंग होगी और समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर मजबूती के साथ में इस बार के लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रयास करेगी। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन मुद्दों को लेकर के आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है और इस बैठक में विधायकों का आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल संदीप, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि सीट शेयरिंग पर ही पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर विपक्षी अलायंस का जिक्र करें, उधर बीएसपी सुप्रीमो और लगातार जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव के बीच भी खींचतान और वार पलटवार शुरू हो चुका है। दलित विरोधी मानसिकता बताई जा रही है। ऐसे में किस हिसाब से और किस लिहाज से सीट शेयरिंग होगी, क्या लगता है, क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं?
देखिए बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होंगी आज की इस बैठक में, क्योंकि शायद यही वजह है कि अब तक अखिलेश यादव के पास अपने 110 विधायक जो थे उन सभी को बुलाया गया है। यानी कि इसके साथ साथ पूर्व जो इनके विधायक रह चुके हैं 2000 अगर हम 2012 की बात कर लें तो उस समय के जो विधायक थे, और इससे पहले जो उनके पास में अपना जो मजबूत संगठन है सभी को बुलाया गया है। साफ तौर पे ऐसे लोगों को बुलाने का जो मकसद है कि कैसे इंडिया गठबंधन में सीटों की शेयरिंग की जाएगी। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की 80 सीटें हैं, महत्वपूर्ण सीटें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता जो है केंद्र तक जाता है। तो इस यहाँ पर जो 80 सीटें हैं, इन 80 सीटों पे कैसे मंथन किया जाएगा ये काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। तो निश्चित तौर पे पार्टी को अपनी यात्राएं भी निकालनी है और उसके साथ साथ में जमीन पर उतरना भी है, यानी जनता के साथ संवाद भी करनी है। तो बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो समाजवादी पार्टी आने वाले समय में शुरू करने जा रही है। तो ऐसे में जब अपने कार्यक्रम शुरू करेगी तो पहले से ही रूपरेखा तैयार करने की जो राजनीति होती है उसको बिल्कुल संदीप, और इससे ये भी कहा जा सकता है जिस तरीके से बैठक की जा रही है तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर पूरा फोकस इस वक्त नजर आ रहा है सभी पार्टियों का। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो इस लिहाज से ये बैठक फिलहाल बेहद अहम, आपको बता दें चाहे पूर्व और वर्तमान जो विधायक हैं वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये बैठक बेहद अहम और रणनीति तैयार की जाएगी, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर कानपुर से है। रविवार को गोविंद नगर स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में आपको बता दें माली सैनी महासभा उत्तर प्रदेश की ओर से भारत देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की 194वें जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के जिलों से आए हुए लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें अयोध्या, लखनऊ, कन्नौज, बाराबंकी, फतेहपुर, उन्नाव, देहात और नगर के लोग शामिल हुए। और इस दौरान प्रमुख रूप से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष छेदीलाल सैनी उपस्थित रहे। इस मौके पर बच्चों द्वारा माता सावित्रीबाई फुले के जीवन और चरित्र और उनके कार्यों पर आधारित नाट्य प्रदर्शन भी किया गया और इसके साथ ही सांस्कृतिक नृत्य और महिला उत्थान को प्रदर्शित करने वाली प्रस्तुतियों को पेश किया गया। देखिए, आज की जो बैठक है माली सैनी महासभा उत्तर प्रदेश के बैनर तले हो रही है और ये बैठक नहीं बल्कि जयंती समारोह ये माता सावित्रीबाई फुले जो कि हमारी देश की प्रथम महिला शिक्षिका है और उनकी जयंती मनाने का कारण सिर्फ ये है कि आज इस माध्यम से हम इन महिलाओं में ये जागरूकता पैदा करें कि कम से कम अपने घर की किसी भी बच्चे को अगर बगैर शिक्षा के मत रखें, यानी शिक्षित करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज समाज में महिलाओं को शिक्षित होने की बहुत आवश्यकता है। अगर वो शिक्षित बनेंगी तो उनके आगे आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित होगी, अपने घर को सही ढंग से मैनेज कर सकेंगी। मैं दिलीप कुमार सैनी, प्रदेश महामंत्री, माली सैनी महासभा उत्तर प्रदेश। आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाने का हम सभी लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि अपने समाज को शिक्षा के माध्यम से जागृत करें, आगे बढ़ाने का काम करें, प्रेरित करें कि समाज अपना पूरे समाज में कैसे योगदान दे करके सर्वोच्च स्थान पर पहुंचता है। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके देश का आदर्श नागरिक बनाए, देश की सेवा करने का उनको सच्चा मार्ग सिखाए। माताओं बहनों को उनसे माता सावित्रीबाई फुले से यह प्रेरणा मिलती है कि अपने बच्चों को यथाशक्ति पूरी लगन और निष्ठा के साथ पढ़ाई लिखाई करा करके आदर्श नागरिक बना करके उनको देश की सेवा में लगाएं। मुख्य रूप से हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि माता सावित्रीबाई फुले के विचारों को, उनके अभियान को आगे बढ़ाने का काम करें और हम लोगों की इच्छा तभी पूरी होगी जब माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार से उनको नवाजेगी, उनको देगी, तभी हम सभी लोगों की इच्छा पूरी होगी। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। बुलंदशहर से हम खबर आपको बता दें, एनसीआर में गरज के साथ बारिश हुई और ठंड और शीतलहर से जनजीवन पूरी तरीके से बेहाल नजर आ रहा है। यानी कि एक बार फिर से मौसम के मिजाज में तल्खी देखने को मिल रही है और बारिश होने के साथ साथ कई जगहों पर ओले भी पड़े। एक बार फिर से ठंडक बढ़ती हुई नजर आ रही है।
अच्छा दादा, छतरी लगा रखी है, किस तरह की परेशानी आ रही है? बहुत तगड़ी बारिश है, बहुत तगड़ी। और किस तरह की परेशानी है? हाँ, ठंड बहुत तगड़ी है। हम बुजुर्गों में तो ठंडी ठंडे, अच्छा बुजुर्गों में तो ठंडी ठंडे भैया। अच्छा, चौराहों पर किस तरह की व्यवस्था मिली है आपको अलाय देखने को? कुछ भी रहा व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, जहाँ खड़े हैं यहाँ कोई अलाय की व्यवस्था है अलीगढ़ कुछ चौराहे भी पर? नहीं है, कुछ भी नहीं। अब को पा रहे हैं ठंडो, अब जल्दी आग, अब लगते अलाव नहीं, अलाय नहीं है। नहीं। बढ़ते आगे लखीमपुर खीरी का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर कमरे में अंगीठी बनी 2 बच्चों का काल। तो कमरे में धुआं भरने से 2 बच्चों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। मृतक बच्चों के माता पिता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए। मैलानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मैलानी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 की ये घटना सामने आ रही है। तो अंगीठी के धुएं से दम घुटने की वजह से मौत होना बताया जा रहा है। इटावा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। वारदात को अंजाम देकर हत्यारा मौके से फरार। हत्यारे ने पति पत्नी का गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। जमीन बेचने के लिए दिल्ली से अपने गांव पहुंचे थे ये दंपति और सभी बिंदुओं से सघन जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची। एसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी घटनास्थल पर मौजूद। एक दिल थाना क्षेत्र के उधनपुरा नगला पूठ गांव की ये घटना बताई जा रही है। फर्रुखाबाद से हम खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। झोलाछाप डॉक्टर आए दिन मरीजों की जान ले रहे हैं। 8 माह के बच्चे की झोलाछाप डॉक्टर ने इलाज किया और इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। तो झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से बच्चे की हालत बिगड़ गई और बच्चे की हालत बिगड़ने पर उसे सीएससी पहुंचाया गया। परिजन सीएससी के डॉक्टर ने इलाज के दौरान उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। तो कंपिल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। हजरतगंज गांव की यह घटना। गाजियाबाद से खबर, लोनी क्षेत्र में जाने वाले जल विभाग की नहर बड़ोद से लोनी होते हुए दिल्ली पहुंचती है और आपको बता दें कि बंथला से लेकर लोनी बॉर्डर तक इस नहर की साफ सफाई कराई गई, लेकिन सफाई ठेकेदार नहर से सीट निकाल कर सड़क पर डाल दिया जाता है और आपको बता दें यहां से निकलने वाले रोजाना हजारों लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस सफाई को लगभग 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन यहां से मलबा उठाना तो दूर, सड़क की साफ सफाई भी नहीं की गई। रोजाना सैकड़ों दुपहिया वाहन चालक इस रास्ते से होकर गुजरते हैं, जिन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीजेपी के घटक दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद मंत्री यूपी सरकार के न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि मछुआरा समाज अभी भी जागरूक नहीं हुआ है, इसलिए समाज को और बढ़ने की जरूरत है और 13 जनवरी को रमाबाई मैदान 11 संकल्प दिवस मनाया जाएगा यहाँ पर। और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण दिया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सपा को भी बोला गया है। 2024 में निषाद पार्टी को गठबंधन में सीटों को बढ़ाने के लिए कहा गया है। 2017 से लगातार सीटें बढ़ रही हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, 11वां संकल्प दिवस आप मनाने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी आएंगे। आखिर में समाज को लेके एक एनडीए जो आप एनडीए के घटक दल हैं, अगर आप इसको एक रैली कर रहे हैं, क्या यह इंडिया गठबंधन के लिए भी कोई संदेश है?
देखिए, हम लोग एकजुटता का हमने 39 पार्टियों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 39 पार्टियों ने कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करना, जन कल्याणकारियों को नीतियों में जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर लाना। तो निश्चित रूप से मोदी को जिताने के लिए हमें एकजुटता का परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन में किसी ने चिंता की तो मोदी ने चिंता की मछुआ समुदाय को। आज के दिन में अगर निषाद राज के किले को पर्यटक का स्थल घोषित करना, 56 फुट की मूर्ति लगाना, 20 करोड़ 38 लाख रुपए देना, आज के दिन में निषाद राज के वंशज के घर जाके चाय पीना, आज के दिन में पिछली बार हमने पहली थी उसके हमारे फाइल के पन्ने आरक्षण के गायब होते थे, आरजीआई को पत्र लिखना, आरजीआई से एक्सेप्ट कराना, आरजीआई ने लिखना कि नहीं केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित। तो आज के दिन में जिस तरीके से अपर कास्ट और महिलाओं ने एहसास कराया मोदी जी को एक मुश्त वोट देकर, और देखो 10% आरक्षण लिखवाए महिलाओं को तय थे, उसी तरीके इनका लिखा हुआ है 1931 से लेकर 1991 तक अनुसूचित जाति में थी। तो एक तो एहसास तो कराना ही पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करें। हमारे साथ जो है एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी थे, जिन्होंने जो है 11वां संकल्प दिवस के रूप में 13 तारीख को रमाबाई अम्बेडकर मैदान मनाने जा रहे हैं, वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण दिया है, उसको लेकर तैयारी कर रही है। कैमरामैन रमेश के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, लखनऊ। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।